स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। ITI जो भी लड़के हैं, ITI के जो भी लड़के हैं, तो हम लोग फीटर ट्रेड के जो भी नियमित पैटर्न पर क्वेश्चन बैंक हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसका एक सीरीज चलेगा। डेली 50 क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं तो इस नियमी पैटर्न को आपको पढ़ना अनिवार्य है, ताकि आपको क्या है किसी चीज़ को बेसिक तरीके से समझ में आ जाए। तब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे समझ के आप अलग से और एडवांस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में आएगा। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि फीटर ट्रेड के जो नियमी पैटर्न के क्वेश्चन है 1 से 50 क्वेश्चन, उसको हम आज के इसमें सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। व्यक्तिगत सुरक्षा के मतलब है कि पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी के मतलब क्या है, इसमें से ऑप्शन में देखेंगे मशीन को साफ रखना। मशीन को साफ रखना है तो पर्सनल बात है नहीं, पर्सनल सेफ्टी में आता नहीं है। अपने काम पर ध्यान देना, ये ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो आंसर हमारा जो होगा बी इज राइट आंसर होगा कि अपने काम पर ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी है। गैंगवे और फर्श पर साफ रखना ये पर्सनल सेफ्टी नहीं है। टूल्स और उस उचित स्थान पर रखना ये पर्सनल सेफ्टी नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी क्या है कि अपने काम पर ध्यान देना क्या है आपका पर्सनल सेफ्टी में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस अनिवार्य प्रतीक चिन्ह का नाम बताएं। इस प्रतीक चिन्ह हो जो सिंबल है इसका नाम बताना है, ठीक है, इस सिंबल का नाम बताना है। तो इस सिंबल का नाम है, जो इसका सिंबल बता रहा है किसका, स्टॉप करने के लिए ये सिंबल इंडिकेट किया जाता है। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस के वर्गीकृत किया जाता है। आ को 4 भागों में बांटा गया होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। इसको देखते हैं पहले। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए में जो आग होता है, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ETC जो भी हो, घास हो गया जिसमें आग लगता है वो क्लास ए में रखा गया है। बी जो है, बी में जब लिक्विड में किसी तरल पदार्थ में आग लगेगा वो क्लास बी में रखा गया है। लिक्विड किसी पदार्थ में जैसे पेट्रोल में हो लग गया, केरोसिन में लग गया, ये क्लास बी में रखा गया है। क्लास सी गैस में आग लगता है वो क्लास सी में रखा गया है। और क्लास डी में जो रखा जाता है वो मेटल में आग लगना, जैसे बिजली के द्वारा किसी धातु में आग लग जाता है तो क्लास डी में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिक्विडेबल, ठीक है, लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है किस आपको क्लास में आता है जो लिक्विड में आग लगता है, ठीक है। तो क्लास बी अभी बताए हैं कि जो लिक्विड में आग लगता है वो क्लास बी में आता है, ठीक है। उसके बाद गैस में आग लगता है क्लास सी में और जो मेटल में आग लगता है क्लास डी में, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन लिक्विड में आग लगने के लिए, तो क्लास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल जीवन रक्षा की प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल, ठीक है, तत्काल माने इमीडिएट जो है रक्षक प्रक्रिया क्या होती है, जब किसी को दुर्घटना घटती है या कोई हादसा हो जाता है तो जो फर्स्ट में उपचार दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, इसके कहने का मतलब है या तुरंत उपचार जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है फर्स्ट एड, दूसरा दिया है कॉल ए डॉक्टर, तीसरा दिया है इंटेंसिव केयर और चौथा दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो आपके दुर्घटना घटित होती है उसके बाद तुरंत उपचार दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है, ठीक है, इस प्रतीक चिन्ह का नाम बताना है, ठीक है। तो इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है, इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है कि इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है, अनगार्डेड, ठीक है, अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अभी बताए हैं लकड़ी और अग्नि कागज कपड़े कारण लगी आग किस क्लास में रखा गया है। जो लकड़ी में, पेपर में, कपड़े में जो आग लगता है वो किस क्लास में आता है, क्लास ए में आता है, ठीक है। क्लास बी में क्या आता है आपका, लिक्विड में माने तरल पदार्थ में आग लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्लास बी में होगा। गैस में आग लगेगा तो क्लास सी में आएगा।
मेटल में किसी आग लगेगा तो क्लास डी में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के जो कारण आग लगती है वो किस क्लास में रखा जाता है, तो क्लास ए में रखा जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन माने BCF से भरा हुआ कौन सा गैस अग्निशामक यंत्र होता है। जो अग्निशामक यंत्र किसको बोलते हैं, जो आग को बुझाने वाला यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। उसमें कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन में भरा हुआ जो अग्निशामक यंत्र होता है वो कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेलान एक्सटिंग्विशर होता है। क्या होता है, हेलान एक्सटिंग्विशर इज राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। देखिए मैकेनिकल यानी कह रहा है कि यांत्रिक यानी क्या है, मैकेनिकल। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंदर आता है, हेजार्ड पूछ रहा है। तो मैकेनिकल हेजार्ड कौन सा होगा इसमें से, नॉइस तो मैकेनिकल हेजार्ड होगा नहीं, टॉक्सिन भी नहीं होगा, टॉक्सिन केमिकल में आ जाएगा, ऑन स्किल भी नहीं होगा, कोई चीज़ मतलब नहीं जानते उस चीज़ को कर रहे हैं तो ऑन स्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है, अनगार्डेड। अनगार्डेड का मतलब क्या है, कोई व्हील है और व्हील को क्या किया गया है, गार्ड नहीं दिया गया है। कोई मशीन है और उसका व्हील है या कोई उस पर ढका हुआ चीज़ नहीं है, तो इसके कारण क्या है, अनगार्डेड मशीन जिसको हम व्हील को ढके नहीं हुए हैं, तो जिसके कारण क्या हो सकती है, हेजार्ड माने दुर्घटना घट सकती है। तो यही हो जाएगा, यांत्रिक जो व्यवसायिक खतरा होता है अनगार्डेड मशीनरी के कारण हो सकता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनगार्डेड हो जाएगा। कौन सी यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है, तो अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, घायल व्यक्ति को रक्तस्राव कैसे रोके। अब कोई व्यक्ति घायल हो गया है, उसको रक्तस्राव को रोकना है तो कैसे रोकेंगे। पहला दिया है पट्टी बांधकर, दूसरा मरहम लगाकर, तीसरा घाव को टीचर लगाकर और चौथा दिया है घाव को दबाव देकर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घाव को दबाव देकर। ठीक है, घाव पर जो है दबाव देकर हम क्या कर सकते हैं, रक्तस्राव यानी ब्लड को बहने से, ब्लीडिंग होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चीन का नाम बताना है। ठीक है, इस चीन का नाम बताना है। इस चीन का नाम क्या है, स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वाला मार्ग। तो आप लोग भी चलते होंगे शहर में या कहीं तो देखते होंगे कि इस तरह से सिंबल बनाया गया रहता है। तो ये कैसा सिंबल है, तो पैदल चलने वाला मार्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए आग लगने के 3 कारक क्या होता है। आग लगने के लिए 3 जरूरत क्या क्या चीज़ है, मतलब आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए, वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फ्यूल चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए और ऊष्मा चाहिए माने हीट चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन कौन फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो यही पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन नहीं होगा, हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आग लगने के लिए 3 चीज जरूरत है, क्या है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिया है कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। माने गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाएगा। ठीक है, जो जब कोई दुर्घटना घटती है उसके बाद के जो समय 30 मिनट का जो समय होता है वो क्या होता है आपका, गोल्डन आवर्स बोलते हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, उसके बाद पहले 30 मिनट। अब दुर्घटना घटी नहीं है, पहले 30 मिनट कैसे है। उसके बाद प्रवेश से पहले 45 मिनट, उपचार के बाद 45 मिनट। आंसर गलत देखेंगे, ये सब है, पहला आंसर ही सही है। क्या कह रहा है कि दुर्घटना के बाद से पहले 30 मिनट। ठीक है, दुर्घटना के बाद के पहले 30 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कार्यस्थल कोई है, ठीक है, वर्क प्लेस है, वहां पर बचने का पहला कदम क्या है। ठीक है, पहला कदम पूछ रहा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, सुरक्षा उपकरण का पहन कर। दूसरा दिया चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके और अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ों को करना। आंसर इसमें आपका देखा जाए तो सटीक आंसर हो जाएगा आपका कि सुरक्षा सावधानियों को पालन करके। ठीक है, सुरक्षा सावधानियों को
पालन करके। ये भी आंसर सही रहता अगर ये नहीं रहता, सुरक्षा उपकरण को पहन कर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि सुरक्षा सावधानियों को पालन करके, तो सुरक्षा सावधानियों को पालन करेंगे तो पीपीई किट जनरली रूप से हम पहनेंगे ही, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो सिंबल है क्या दर्शा रहा है? ये आपका जो सिंबल है इसका क्या दर्शाता है, स्टॉप। ये क्या दर्शाता है, स्टॉप दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे और बीन्स का कलर कोड क्या होता है, ठीक है। कलर कोड क्या होता है, आप लोग इसको बताइए। कह रहा है कि बेकार कागज अलगाव आदि के बीन्स के डब्बे के प्रयोग किया जाता है। तो आप कमेंट करके भी क्वेश्चन का अगर जानते हैं आंसर तो उसको बताना है। तो इसका कलर कोड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रोड साइन किस तरह का है? ये जो सिंबल दिखा रहा है किस तरीके के सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल जो बता रहा है कैसा सिंबल दे रहा है। पहला दिया है पुलिस सिग्नल, दूसरा दिया है कॉन्शनरी सिंबल यानी सावधानी, क्वेश्चनरी सिंबल यानी सावधानी संकेत, मैंडेटरी सिंबल यानी अनिवार्य संकेत, और चौथा दिया है इंफॉर्मेशन सिग्नल सूचना। तो इसमें क्या है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इस सिंबल के माध्यम से क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थ के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वलनशील हो और बहने वाला तरल पदार्थ हो, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। किसका? फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या है, अग्निशामक यंत्र। जब किसी आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, अग्निशामक यंत्र होता है, यानी उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो तरल पदार्थ है, तरल में अगर आग लगी है, किसी पेट्रोलियम या किसी किरोसिन में आग लगी है, तो उसको बुझाने के लिए हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है। तो हम लोग जब लिक्विडेबल में कोई चीज़ आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और लिक्विड में आग लगता है वो क्लास बी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC के ए क्या दर्शाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए क्या दर्शाता है, ABC क्या है, सेफ्टी का एक फार्मूला है, शॉर्ट नेम है। तो ABC में ए क्या दर्शाता है, ठीक है। ए में ए उसका दर्शाता है एयरवे, एयरवे। बी दर्शाता है ब्रीथिंग, बी दर्शाता है ब्रीथिंग, और सी दर्शाता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ ए का मतलब पूछा है, तो ए का मतलब पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयरवे हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक कंपाउंड के में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसमें खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जैविक प्रक्रिया में, ठीक है, जब हम किसी मटेरियल को तोड़ते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग, ठीक है। इज राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्लास्टिक के कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या होगा? ये आप लोग आंसर दीजिए इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट में दीजिए इसका आंसर। प्लास्टिक का कचरा जो होता है किस कलर के बीन में डालते हैं, ठीक है, किस डस्टबिन के कलर में डालते हैं? तो किस में हो जाता है, आपका पीला में हो जाता है, ठीक है। और ग्रीन में क्या होता है, कोई भी हरी चीज़ें होती है या कोई आपके जैसे सब्जी के छिलका उलका हो गया, हरे पदार्थ हो गए या गीले चीज़ होते हैं तो हम किस में रखते हैं, हरे वाले बीन में रखते हैं, ठीक है। तो इज राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, येलो हो जाएगा। प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं किस में रखते हैं, किस कलर के डिब्बे में, येलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, और इस सेफ्टी के जो भी क्वेश्चन थे आपका हो गया। अब जो आपके हैंड टूल्स हैं, ठीक है, आपका बेसिक फिटिंग में क्वेश्चन जो है उससे हम लोग अब देखेंगे। और पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि फाइल के जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम बताइए, ठीक है। जहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन के इसमें ऑप्शन देखते हैं, हील बोलते हैं या टैंक बोलते हैं या फेरुल बोलते हैं या फाइल की लंबाई बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या सही है आपका? ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? टैंग है। क्या है? टैंग है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये क्या है? फेरुल है, ये हैंडल है, ठीक है। और ये आपका शोल्डर है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? हील हो जाएगा। हील से लेकर और क्या है उसके पॉइंट तक क्या है? उसकी लंबाई लिया जाता है। और ये भाग जो होता है फेस होता है, और ये जो भाग होता है आपका एज होता है। इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं। तो इस प्रकार के फाइल के विभिन्न भाग के बारे में आप जान गए। तो आंसर यहाँ पर जिसे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, तो ये क्या है? टैंग है। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर जो है, जो रेक्टेंगल है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। समकोण जांच करने के लिए, न्यून कोण जांच करने के लिए, अधिक कोण जांच करने के लिए, सीधा कोण जांच करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं? तो राइट एंगल यानी समकोण जांच करने के लिए। क्या चीज? समकोण। समकोण 90 डिग्री को ही बोलते हैं, उसी को राइट एंगल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? ठीक है, कौन सी मार्किंग मीडिया जो होता है क्या होता है? जहरीला होता है। तो सब इसमें देखते हैं ऑप्शन, व्हाइट वाश, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लिकर। तो इसमें जहरीला जो आपका मार्किंग मीडिया होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है? जहरीला मार्किंग मीडिया है। ये मार्किंग मीडिया के प्रकार भी देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग मीडिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्हाइट वाश, उसके बाद पर्सियन ब्लू। व्हाइट वाश को चौक के रूप में भी जान सकते हैं, या चौक जो होता है वही व्हाइट वाश होता है। पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर, ये सब जो क्या है आपके मार्किंग करने, किसी जॉब पर हम मार्किंग करते हैं निशान बनाने के लिए, तो हम इस सब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तब हम उसको क्या करते हैं? मार्किंग कर लेते हैं, ताकि क्या हो? निशान बना रहे और जिस प्रकार के ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर हम कर सकें। तो ये क्या हो जाएगा? आपके 4 प्रकार जो होते हैं मार्किंग मीडिया के, ये चारों है। और लेकिन इसमें से पूछा जाए कि जहरीला मार्किंग मीडिया कौन सा होता है, तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबल को पकड़ा होता है? यूनिवर्सल जो सरफेस गेज है, जो स्क्राइबर को पकड़ा होता है, इस आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। इसको मान लेते हैं हम यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्क्राइबल को पकड़ा हुआ भाग होता है। तो स्क्राइबल को जो पकड़ा हुआ भाग होता है उसको क्या नाम बताना है, क्या है? तो जो स्क्राइबल को पकड़ा हुआ भाग होता है वो नाम, उसका नाम क्या है? स्नॉग है। क्या है? स्नॉग है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि इस वाइस का नाम क्या है? इस वाइस का नाम क्या है? इस वाइस का नाम क्या है? पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, क्विक रिलीजिंग वाइस है। इस वाइस का नाम हमारा क्या हो सकता है? आपका हैंड वाइस है। क्या है? हैंड वाइस है। छोटे छोटे वर्क पीस पर कोई ऑपरेशन करना होता है तो हैंड वाइस से पकड़ कर हम क्या करते हैं? उसमें जो भी ऑपरेशन या क्रिया करना होता है तो करते हैं। तो ये क्या है? हमारा हैंड वाइस हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कुछ स्टॉक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है जब हम हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं हेक्सा में, तो क्या होता है? कुछ देरों के बाद क्या हो जाता है? वो ढीला हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें हेक्सा ब्लेड में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हम हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? कुछ देर के बाद वो ढीला हो जाता है। तो ढीला हो जाता है, इसके कारण क्या है? जब हम हेक्सा में क्या करेंगे? इसको बांध कर और ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन जब करेंगे तो क्या होगा? जब इस पर दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये खिंचाव के कारण क्या हो जाता है? ये ढीला हो जाता है। जब ये इस पर हम ऑपरेशन करेंगे, हेक्साइंग करेंगे, तो हेक्साइंग करते करते क्या हो जाएगा? खिंचाव हो जाएगा। दोनों ही ओर खिंचाव होगा कि नहीं? तो खिंचाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है ब्लेड खींच जाना, ब्लेड की गलत पिच होना, सात सेट का गलत चयन करना, नट और थ्रेड का घिस जाना। तो राइट आंसर क्या है? जैसे कि बताए, ब्लेड क्या हो जाता है? आपका खींच जाता है। जब हेक्सा में हम ब्लेड लगाते हैं, तो जब ऑपरेशन करते करते, हेक्साइंग करते करते, वो ब्लेड का दोनों की ओर क्या होता है? खींच जाता है। तो खींच जाने का कारण क्या हो सकता है? हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। क्या हो जाता है?
ढीला हो जाता है। राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटने के दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाती है। जब हम किसी पतले वर्कपीस को या चाहे पतले शीट मेटल को जब हम काटते हैं तो जो हेक्सा का ब्लेड होता है उसके दांतें जो होती है क्यों टूट जाती है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन कहने का मतलब है, तो आंसर देखते हैं। हाथों बल, हाथ का बल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हाथ का बल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर पड़ता है। सही आंसर है। जब हम कोई पतला वर्कपीस पर जब हेक्साइंग करेंगे, चाहे आपका ऑपरेशन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो कटिंग जब करेंगे तो पतला सीट रहेगा तो उसका दांत भी कम ही जगह पर पड़ेगा, और जब कम जगह पर पड़ेगा तो क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो वही कह रहा है कि हाथ का कम बल केवल कुछ दांतों में पड़ सकता है, इसलिए वो क्या होता है, उसके वर्कपीस जो दांत होते हैं वो उसके ब्लेड का टूट जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी डी आंसर सही हो जाएगा। यानी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, इसलिए क्या है, पतले वर्कपीस पर काटते समय वो उसके दांतें आसानी से टूट जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप लोग पढ़िए, ठीक है, अंत तक वीडियो देखिए, ताकि क्या है आपको एग्जाम में जो स्कोर कर रहे हैं, जो इसमें क्वेश्चन है वही उसमें आएगा आपके, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं तो इस चीज़ को अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पढ़िएगा तब ना जाइएगा तो आंसर मारिएगा। तो पहला को इसमें और क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नल और ज्वाइंट के मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी कर्नल पर, ठीक है, ये हमारा कर्नल है, इससे क्या करना है, मटेरियल को क्या करना है, हटाना है, या ज्वाइंट को हटाना है, या ज्वाइंट पर कोई मटेरियल है उसको हटाना है, तो किस हम चीजल का प्रयोग करेंगे, किस चीजल का प्रयोग करेंगे, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। किसका, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग के हथौड़े के भाग के नाम बताइए। अब देखिए इसके विभिन्न भाग के बारे में भी जान जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन। इसको क्या बोलते हैं, तो चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आई होल बोलते हैं, आई होल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है इसी का ना, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, चीक है। क्या है, चीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सही, सी आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि काटने वाले भाग चीजल का प्रतीक क्या है आपका, गामा द्वारा किसके कोण को दर्शाया गया है। गामा द्वारा अल्फा, बीटा और गामा द्वारा किसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा, पहले देख लीजिए। ये जो चीजल है ये हमारा क्या है, चीजल है। ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, ठीक है। तो चीजल जो है, चीजल का जो मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ को क्या मानते हैं, सी मानते हैं, और इसको हम डी मान लेते हैं। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ही पूछता है, चाहे निमी में बहुत बार क्वेश्चन भी दिया है। तो इस चीज़ से समझ लेते हैं, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा इसको आंसर इजी रूप से दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, ये आपका पॉइंट है, किसका, चीजल का पॉइंट है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉइंट एंगल बोलते हैं। ये जो बना है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है इसके एक्सिस से और जो वर्कपीस से वहाँ से जो आपका एंगल बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, झुकाव कोण। चीजल का क्या है, झुकाव कोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो कटिंग एंगल है, ये कटिंग एंगल है, और उसके बाद जो बचा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये कटिंग एंगल ऊपर वाला, और जो ये भाग 90 डिग्री पर जो कटा हुआ भाग होता है, ये जो ना भाग बचा है उसको हम क्या कहते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है कि गामा वाला भाग, अल्फा, बीटा और गामा, गामा जो ये है ये आपका कौन सा एंगल है, क्या दर्शा रहा है, तो क्या दर्शा रहा है आपका, रेक एंगल दर्शा रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए सही, ठीक है। और क्या कह रहा है, कटिंग एंगल। तो कटिंग एंगल आपका क्या है, ये वाला भाग है, कटिंग एंगल ये है। उसका क्लीयरेंस एंगल क्या है, तो क्लीयरेंस एंगल ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है।
क्लियरेंस एंगल ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण का नाम बताए जिसके चलते वो बिना टूटे तार के रूप में क्या होता है, खींचता है। मतलब बिना टूटे वो क्या होता है, फैलता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी यानी क्या कहेंगे इसको, तन्यता। ठीक है, तन्यता के गुण के कारण क्या है, किसी भी धातु को हम तार के रूप में फैला सकते हैं। तो धातु के वह गुण का नाम बताए जिससे बिना टूटे तार के रूप में खींचा जाता है। डक्टिलिटी यानी तन्यता। तन्यता के गुण के कारण क्या है, किसी भी धातु को हम लोग क्या करते हैं, तार के रूप में बना सकते हैं। अब देखिए थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल के मूवमेंट क्या होगा जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm के पिच का होगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जो माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होता है, MSD होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है और थिम्बल डिवीजन होता है। तो माइक्रोमीटर में मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm होता है। ठीक है, 1 mm। सब डिवीजन का मान क्या होता है, 0.5 mm माने आधा mm होता है। और थिम्बल डिवीजन का मान क्या होता है, 0.01 mm होता है। तो यही कह रहा है कि एक स्पिंडल के मूवमेंट में जब स्पिंडल का थ्रेड 0.5 mm का पिच रहेगा तो कितने डिवीजन के स्पिंडल में घूमेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यही हो जाएगा आंसर, 0.01 हो जाएगा। लीस्ट काउंट जो हो वही स्पिंडल थ्रेड के क्या हो जाएगा, डिवीजन स्पिंडल का मूवमेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A 0.01 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्नियर के लीपर का रीडिंग जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देखिए आप लोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बर्नियर के लीपर का रीडिंग क्या है। बर्नियर के लीपर का रीडिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ये जो हमारा है कौन सा माइक्रोमीटर है, ब्रिटिश होता है और एक क्या होता है, मेट्रिक होता है। तो ये जो है हमारा क्या है, मीट्रिक पद्धति में दिया है। ठीक है, ऊपर जो लिखा है सेंटीमीटर है, क्या ये सब सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जीरो कहाँ है। ठीक है, जीरो कहाँ है, तो जब ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो इसके पहले क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 4 माने 40 mm हो गया। तो इसके पीछे चलते हैं, तो 40 के बाद 39, 38, 37, 36, 35, तो ये क्या है हमारा 35 mm हो गया यहाँ पर। तो क्या लिख लेंगे, हमारा जीरो के आसपास में है कि नहीं हो, जीरो ये बर्नियर डिवीजन है, ये क्या है मेन स्केल डिवीजन है। तो बर्नियर स्केल डिवीजन जीरो जहाँ मिलता है वही ना उसका मेन स्केल डिवीजन का मान होता है। तो जीरो जहाँ मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, 35 mm लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें बर्नियर स्केल डिवीजन का मान कहाँ दिया है, तो 20 पर दिया है। ठीक है, पहले देखिए आपको समझाते हैं। मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 mm। एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm। तो यहाँ 35 पर है तो 35 गुणे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। 35 गुणे 1 बराबर 35 mm हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद देखेंगे बर्नियर डिवीजन में, माने VSD में बर्नियर स्केल डिवीजन का मान देखेंगे 20 है। तो 20 के एक आपका बर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 0.02 होता है। तो क्या करेंगे, इसमें 20 के गुणे क्या करेंगे, 0.02 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 20.35। अब आंसर देखेंगे इसमें कौन सा आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा 35.2 आंसर सही हो जाएगा। तो बर्नियर के लिए अब रीडिंग करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। पहले देखेंगे जीरो कहाँ है, तो जहाँ जीरो रहेगा वो क्या होगा, आपका मेन स्केल डिवीजन से मान निकाल लेंगे। तो जीरो जहाँ आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा रहेगा यहाँ पर जीरो से, 0 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 यहाँ पर आ रहा है तो 35 के पास आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कितना हो गया 35 mm हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm होता है। तो वही बात है, यहाँ पर 0 जो आ रहा है वहाँ पर क्या होता है मेन स्केल डिवीजन होता है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान क्या होता है 1 mm होता है। ठीक है, तो 35 स्केल मेन स्केल डिवीजन है तो 35 लिख देंगे या 35 गुणे 1 लिख देंगे। जहाँ पर रहेगा, अगर 45 पर रहेगा तो 45 लिखेंगे, 45 गुणे 1 कर लेंगे, 45 हो जाएगा।
अब इसके बाद आता है वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कहाँ दिया है, 20 पर दिया है। तो 20 से क्या करेंगे, जितना वर्नियर स्केल डिवीजन दिया रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे। तो लीस्ट काउंट वर्नियर का कितना होता है, 0.02 होता है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.20 हो जाएगा। और दोनों का क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जोड़ लेंगे। तो क्या आएगा आपका 35.2 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 35.2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग होता है ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग जानना है। अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर सबसे पहले जानना है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है। कितना होता है, 5 मिनट होता है। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर दे रहा है, ये जो एरो दिया है इसका मतलब क्या है, आपका क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। यही एंटी क्लॉकवाइज दे देगा और देगा तो हम 180 से क्या करेंगे, 180 से जितना रहेगा उससे घटा लेंगे। लेकिन इधर घुमा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं इसको, इस वर्नियर के बेवल प्रोटेक्टर में रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका एरो कहाँ पर दिया है। ठीक है, तो एरो आपका कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 40 के बाद दिया है 41 पर। तो क्या लिख लेंगे हम, 41 डिग्री लिख लिए। अब देखिए, अब ये हमारा क्या है आपका जो वर्नियर डिवीजन है यहाँ पर, तो इसको जैसे मालूम हो जाए, जैसे बताए थे आप लोग को, ये जो है 60 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 60 भागों में। और एक लाइन का मान कितना होता है, 5 मिनट होता है। कितना होता है, 5 मिनट होता है। ठीक है, एक लाइन को जो है कितने एक लाइन का मान कितना रहेगा, 5 मिनट, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है, 5 मिनट है। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे तब देखते हैं यहाँ पर देखिए, एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 से क्या करेंगे, एक लाइन का मान कितना है, 5 मिनट। तो 10 लाइन का मान कितना हो जाएगा, 50 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 मिनट। तो 50 मिनट लिख देंगे तो आपका ये रीडिंग हो जाएगा। मतलब इसका रीडिंग हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। देखिए तो आंसर दिया है, आंसर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में क्या लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो 41 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं। क्लॉकवाइज दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर दिया 40 के बाद क्या है 41, तो 41 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब आएंगे इसमें, एक लाइन का जो इसमें मान दिया रहता है कितना होता है, 5 मिनट रहता है। तो 10वें लाइन पर है तो 10 × 5 = 50। तो क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा हमारा, मिनट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीलर गेज का उपयोग क्या है, उपयोग बताना है फीलर गेज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। तो फीलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, ऊंचाई जांच करने के लिए, चौड़ाई जांच करने के लिए, लंबाई जांच करने के लिए, कि मिलने वाले भाग के बीच के गैप जांच करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका 2 मिलने वाले भाग को क्या करता है, गैप चेक करता है। जैसे कि कोई भी जॉब है उसके बीच में क्या हो रहा है, गैप चेक करना है। इस तरीके से इसमें गैप चेक करना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फीलर गेज का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस डायल कैलिपर का माप पढ़े, इसका भी रीडिंग देखना है। किसका, इसका कितना दिया है यहाँ पर देखिए डायल कैलिपर है। तो ये इसमें जो दिया है ये मान, ये हमारा किस में दिया है, ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ क्या है, 5 mm 10 mm 20 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm, ये है 25 mm। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25 mm लिख लेंगे। ठीक है, मतलब इसका मान कहा जाए कि मेन स्केल डिवीजन का मान, तो इसका भी 1 mm होता है एक लाइन का। तो यहाँ पर 25 पर है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, 25 mm लिख लेंगे। अब डायल में देखेंगे, अब इसका लिस्ट काउंट किसी भी जॉब देखेंगे टूल्स का, तो उसका लिस्ट काउंट उसी में लिखा रहता है। माइक्रोमीटर भी देखते हैं तो उसके फ्रेम पर लिखा रहता है, वर्नियर का भी लिखा रहता है, उसके जो डिवीजन होता है उसी पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इसका लिस्ट काउंट। अब देखते हैं इस पर कितना पर है, आपके 21 20 के बाद 21 22 23 24 पर है। तो 24 पर है
तो 24 से क्या करेंगे, आपका लिस्ट काउंट से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 24 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 0.05 करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा करके बताइए, गुणा करिए, गुणा करने पर कितना हो रहा है देख रहे हैं आप लोग के, ये तो 25 हो गया, गुणा कर रहे हैं 24 गुणे 0.05, तो क्या आ रहा है 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है। अब क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0.2.6 हो जाएगा, 6 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें आंसर दिया है तो 26.2 आंसर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए इसको, देखिए ये कहाँ पर है, ये मान लीजिए 20 mm हो गया, तो ये क्या 25 mm, 25 mm लिख लिए। अब देखिए जितने डायल पर रहेगा, ठीक है, जितने सुई जहाँ पर रहेगी उसको क्या करेंगे, इसके लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे। तो 24 पर है तो 24 से गुणा करेंगे 0.05 से, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन और इसके डायल में जो रीडिंग आया है उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ने के बाद जो रीडिंग आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 26.2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक गैग डीलिंग मशीन जो है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहले गैग डीलिंग मशीन का ऑपरेशन कहाँ किया जाता है, तो पहले निष्क्रिय संचालन के लिए, डीलिंग के बार बार संचालन के लिए, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन के लिए, डीलिंग के क्रमिक संचालन के लिए, डीलिंग के क्रमिक संचालन के लिए ये क्या है कि बहुत सारे क्या होंगे उसमें ड्रिल बीट लगे रहते हैं, तो अलग अलग साइज के उसमें ड्रिल बीट रहते हैं। उसमें क्या होगा कि एक ड्रिल पर ही, गैंग ड्रिल मशीन पर बहुत सारे ड्रिल के साइज को अलग अलग रूप में कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर इसकी जरूरत है तो कर सकते हैं, इसके बाद जो अलग ड्रिल मशीन का जरूरत है तो उस पर कर लेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का क्रमिक संचालन होता है, किस पर, गैंग ड्रिल मशीन पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियल बेयर प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है। बर्नियल बेयर प्रोटेक्टर में एक स्टॉक का क्या है, आपका अभिन्न हिस्सा है, डायल उसमें तो होता नहीं है, क्या हो जाएगा, डिस आंसर सही हो जाएगा, डिस क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फाइल के एक रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। अभी फाइल के विभिन्न भाग के बारे में बता दिए हैं। ये क्या है आपका, जो हैंडल को टेंग जब लगाते हैं तो ऊपर से क्या फेरुल से कस देते हैं ताकि फटे नहीं। तो ये क्या है आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, फेरुल है, क्या है, फेरुल, फेरुल दिया है, ठीक है। हील कौन सा है, तो हील आपका ये है, इसी पर इसकी कौन सी फाइल है और किस कंपनी का है उसके हील पर लिखा रहता है। और हील से और पॉइंट तक इसकी क्या होती है, फाइल की लंबाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। जब हमारा जॉब फिनिश होने लगता है या करीब लाना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका, सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पर लंबाई में होते हैं, माने कौन सा ऐसा फाइल है जिसका क्या है, जो किनारे तक क्या होता है, समानांतर होता है। किस फाइल में, तो हैंड फाइल चाहे सेफ फेज फाइल, क्या है, हैंड फाइल या सेफ फेज फाइल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है, इसमें से क्या आपके जो बेंच वाइज जो बनता है किस धातु के बना होता है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। किसके बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, ठीक है। तो कौन से हो जाएगा, इसमें पर्शियन ब्लू जो है आपकी, जब किसी मार्किंग मीडिया से तैयार सतह होता है तो स्पष्ट रेखा देखने के लिए हम लोग पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जब एंगल प्लेट जो होता है जिस पर हम किसी जॉब को रख कर या सपोर्ट बनाकर, ये हो जाएगा आपका जैसे एंगल प्लेट, ठीक है। ये है क्या है हमारा एंगल प्लेट, क्या है
एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट है तो उसमें स्लॉट जो दिया रहता है किस लिए दिया जाता है, तो इसका स्लॉट जो बना होता है किस लिए बना है, तो देखते हैं ऑप्शन में, जॉब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल के लिए, वजन के लिए, बेहतर दिखावट। इसका क्या है, जॉब को क्लेम करने के लिए, जॉब को क्लैंपिंग या जॉब को पकड़ने के लिए क्या है, इसमें स्लॉटेड दिया रहता है। किसी जॉब को पकड़ना होता है इसमें क्या करेंगे, स्लॉटेड में धो के बांध देते हैं, पकड़ कर बांध देते हैं। तो जॉब को पकड़ने के लिए क्या है, इसमें क्या दिया जाता है, स्लॉटेड दिया गया रहता है। उसके बाद देखते हैं राउंड बार के केंद्र के चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे। कोई एक राउंड बार है, राउंड बार मतलब कोई गोलाकार क्या है, एक जॉब है, उसको क्या करना है, हमको सेंटर निकालना है यहाँ से। तो सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जेनी कैलिपर का प्रयोग करेंगे। जेनी कैलिपर से क्या माध्यम से क्या करेंगे, इसको यहाँ रख कर इधर से काटेंगे और फिर इधर से काटेंगे, तो क्या जो होगा हमारा पॉइंट निकल जाएगा। तो किससे काटते हैं, जेनी कैलिपर के माध्यम से क्या करते हैं, किसी राउंड बार के केंद्र निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इस x चिन्हित भाग का नाम क्या है, फॉलक्रम है। क्या है, फॉलक्रम। ऑप्शन में देख लेते हैं, हाँ दिया है, फॉलक्रम है। क्या है ये, फॉलक्रम हो जाएगा ये राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इस कोणीय मापन यंत्र का नाम बताना है। ये क्या है, ये आपका बेवल गेज है। कैसा बेवल गेज है, तो यूनिवर्सल बेवल गेज है। क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज है। इसमें दो ही रहता तो क्या है, बेवल गेज हो जाता, लेकिन इसमें 3 दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंगल को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज। इसका पूछ देगा कोई कि बेवल गेज का उपयोग क्या है, चाहे यूनिवर्सल बेवल गेज का उपयोग क्या है, तो एंगल मापने के लिए, कोण मापने के लिए हम यूनिवर्सल बेवल गेज या बेवल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे कोण भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे कोण भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। माने 10 डिग्री से कम रहेगा या ज़्यादा संकीर्ण भाग में अगर फाइलिंग करना होता है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, स्क्वायर फाइल का नहीं, यहाँ पर हाफ राउंड का नहीं, ट्रेंगुलर फाइल का नहीं, इसका हो जाएगा नाइफ एज फाइल का। किसका होगा, नाइफ एज फाइल का। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि इस फाइल का एक जो फेस होता है 10 डिग्री का होता है, तो किसका होता है, नाइफ एज फाइल का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। जब किसी फाइल में क्या होता है, कुछ चिप्स जाकर उसके दांत में फंस जाते हैं, उस दोष का नाम बताना है। तो उस दोष का नाम क्या है, देखते हैं, फाइल बाइट, फाइल पिनिंग, फाइल की वार्पिंग और फाइल की ग्लेजिंग। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा बी होगा। क्या हो जाएगा, पिनिंग ऑफ फाइल। जब फाइल के दांत में कुछ धातु या कण क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। और ऐसे इसका ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि फाइल के किस दोष के कारण किसी जॉब पर स्क्रैच आ जाता है या डेंट हो जाते हैं, तो किसके कारण, फाइल के पिनिंग होने के कारण, फाइल में पिनिंग हो जाने के कारण क्या होता है, जॉब पर स्क्रैच आ जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर ये होगा, पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या है कि जो फाइल के जो दांत होते हैं उसमें क्या होते हैं, जाके जो चिप्स होते हैं, जो कण होते हैं उसमें जाकर फंस जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है या दोष होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, आयल ग्रूव में काटने के लिए किस छिजल का प्रयोग किया जाता है। कोई आयल आपका आयल ग्रूव है, उसको काटने के लिए छिजल का किस छिजल का प्रयोग करेंगे, तो हाफ राउंड नोज छिजल का प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड नोज छिजल का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और डेली 50-50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है आप लोग का, उसमें आपको क्या होगा, जुलाई सीबीटी का एग्जाम होगा ना जुलाई 2024 में, तो उसमें क्या होगा, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो लड़ेगा तो इसको पढ़िएगा तब ना,
तो इसको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो आप लोगों के लिए 20-20 क्वेश्चन के हम लोग सीरीज बनाएंगे और उसमें आप लोग फिटर थ्योरी के लिए पढ़ते रहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।